हेलो दोस्तों, मैं आशीष दीप ट्यूटोरियल्स वीनस की चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 12वीं का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश किस तरीके की बिहेवियर को रखता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे समझते हैं। तो विद्युत आवेश कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसको हम देख सकते हैं। विद्युत आवेश हर पदार्थ के अंदर उपस्थित होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ इस प्रकृति में किसी चीज़ से बना होता है तो उसका सबसे सूक्ष्मतम जो कण होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटम, अर्थात परमाणु। ये जो परमाणु होता है इसके बीच में होता है न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं नाभिक। इस नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल। इसकी चारों तरफ होती है कक्षाएं, कक्षाओं में होता है इलेक्ट्रॉन। ये अपना मूवमेंट करता है, मूवमेंट दिखाता है। तो ये भी अपने आप में प्रोटॉन एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी अपने आप में एक चार्ज है। ये दोनों ही आवेश हैं, लेकिन ये किसी पदार्थ के अंदर जब पाए जाते हैं या उपस्थित रहते हैं तो उस पदार्थ को न्यूट्रल बना देते हैं। हम कहते हैं कि उनका नेट आवेश 0 है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई पदार्थ है हमारे ऊपर और उसमें आवेश उपस्थित है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। हम बोलते हैं कि उस पर नेट आवेश जो है वो 0 है। तो ऐसे ही हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर विद्युत आवेश कब आता है, कैसे आता है, उस चीज़ों को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा आपको एग्जांपल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 2 पदार्थ हैं। ये एक पदार्थ है ए और ये दूसरा पदार्थ है बी। ये दोनों पदार्थ अपने आप में न्यूट्रल हैं, और न्यूट्रल कहने का ये मतलब कि इन पर जितना प्लस का आवेश है और इस पर जितना प्लस का आवेश है, इन दोनों में उतना ही माइनस का भी आवेश है। मतलब इसमें यदि 100 पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर 100 नेगेटिव चार्ज भी है। यदि इस पर 50 पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर 50 नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। अब हम इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो किसी एक पदार्थ में से, कोई भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा इसमें से जाएगा या कोई भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा इसमें से जाएगा, ये पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम ऐसा मानते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जम करके इसमें चले गए हैं तो इसको हम थोड़ा सा आपको बोर्ड के ऊपर फिगर के माध्यम से समझाते हैं। हम मान लेते हैं कि ये पदार्थ ए है, ये छोटा सा पदार्थ बी है। यदि इन दोनों को आपस में रबिंग करते हैं, रबिंग दैट मीन्स घर्षण करते हैं, यदि इनको आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद हम ऐसा मान के चलते हैं कि पदार्थ ए पर से पदार्थ बी में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम मान लेते हैं कि 10 है। 10 इलेक्ट्रॉन उसमें से ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो अगर इसमें पहले बात करते हैं तो 100 पॉजिटिव चार्ज थे और 100 ही निगेटिव चार्ज थे। इस पर 50 पॉजिटिव चार्ज थे और 50 ही निगेटिव चार्ज भी थे। इन दोनों की संख्या जैसे पहले थी वैसे अब इस बार बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन जम करके इसमें चला गया तो इस बार इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बचेगी, इससे 10 का माइनस। तो इसका मतलब कि अब इसमें कुल 90 इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगी। अगर इसमें पहले से 50 इलेक्ट्रॉन थे, 10 और आ गए तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, 10 बढ़ जाएगी। मतलब इस बार टोटल 60 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। इस बार इसमें कुल 60 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हम पूछें कि बताइए कि अलग अलग पदार्थों के ऊपर किस तरीके की प्रकृति या किस तरीके की चार्जेस की बिहेवियर ज़्यादा दिखती है। इसमें 100 पॉजिटिव 100 निगेटिव थे तो दोनों आपस में बराबर थे, दोनों का इफेक्ट 0 आ रहा था। लेकिन इस बार इसमें 90 इलेक्ट्रॉन हो गए जबकि प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई है, 100। तो अब पूछा जाए कि ये पदार्थ किस तरीके से ज़्यादा बिहेव करता है, निगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला, तो आपका सीधा आंसर होगा कि इसमें पॉजिटिव चार्जेस की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब ये पदार्थ पूरी तरीके से पॉजिटिव बिहेव करेगा। ठीक। अगर ठीक इसमें हम बात करें पदार्थ बी के ऊपर तो पहले 50 प्रोटॉन थे और 50 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 बढ़ गई है। अब टोटल 60 इलेक्ट्रॉन हो गए और इन दोनों की कंपैरिजन करने के बाद हमको ये पता चलता है कि ये 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज के बिहेवियर वाले होते हैं या उनकी प्रकृति ना ऋणात्मक की होती है। तो ये पदार्थ पूरी तरीके से माइनस की तरह बिहेव करेगा और ये पदार्थ पूरी तरीके से पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। इससे हम लोग समझते हैं कि विद्युत आवेश किस तरीके से बनते हैं। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि विद्युत आवेशों को उत्पन्न करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आवेश एक ऐसा पदार्थ का गुण होता है जिसको ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है। हमने इस पूरी वीडियो में आपको केवल इतना बताया कि पदार्थ ए से पदार्थ बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया कि पहले आवेश नहीं थे या अब आवेश आ गए हैं, उत्पन्न कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग आवेशों को केवल स्थानांतरित करते हैं। अब हम इसी वीडियो में पता लगाएंगे कि किसी पदार्थ के ऊपर चार्ज उपस्थित है या नहीं है। इसको समझने के लिए हम लोग विद्युतदर्शी नामक
एक छोटे से इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। हम छोटा सा उसका फिगर बनाते हैं और आपको समझाते हैं। अब मान लेते हैं कि जो दो पदार्थ हमने आपस में रबिंग करके या रगड़ करके जो अभी प्राप्त किया था, जो रखा हुआ था, अब उसको हमको चेक करना है कि किसी पदार्थ के ऊपर आवेश आया है या नहीं आया है। तो हम एक छोटा सा इक्विपमेंट लेते हैं, नाम है उसका विद्युतदर्शी, यही साइड में लिख देते हैं उसको, विद्युतदर्शी। इसमें हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स होता है। बॉक्स ऐसा होता है जिसमें कि एयर इंटर न कर पाए, क्योंकि वो इक्विपमेंट इतना हल्का, इतना छोटा होता है कि उसमें हवा का बहुत प्रभाव होता है और हमको उसी को चेक करना है। तो हमको इस पूरे चैम्बर को पैक करना पड़ेगा शीशे की जार से। ऊपर से एक रॉड लाते हैं, ये ना धातु का सुचालक होगा, और नीचे ना हम लोग गोल्ड की फॉइल, सोने की पन्नी से कटिंग की गई 2 कटिंग ब्रिक्स लेते हैं, छोटे छोटे ब्रिक्स होंगे। इनको आपस में पहले सीधा सीधा मान लेते हैं कि लटका दिया जाता है, यहाँ से इस तरीके से सीधा सीधा दोनों को लटका दिया जाता है। अब हमने जो 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा था, रबिंग किया था, जिससे कि उस पर एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव चार्ज आया था। हमको नहीं पता कि उस पर चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। अगर हमको चेक करना हो तो उसमें से हम कोई भी एक पदार्थ उठा लेते हैं, उठा के ले जाते हैं और इसकी सुचालक छड़ों के साथ टच कराते हैं। जब हम इसके साथ टच कराएंगे तो उसमें से पूरे के पूरे आवेश इसमें आ जाएंगे, और आवेश इसमें से होते हुए, हालांकि ये पूरा का पूरा धातु का है, तो इसमें ट्रेवल करना शुरू कर देगा। और ये सोने की पन्नी से बनाया हुआ पदार्थ है, सोने की पन्नी, उसी से हमने यहाँ पर छोटे छोटे 2 ब्रिक्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ से आवेश ट्रेवल करता हुआ इस ब्रिक्स पर आ जाएगा, और ब्रिक्स जो पहले से 2 ब्रिक्स आपस में इस तरीके से लटके हुए थे, इन पर सेम चार्जेस आने की वजह से ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। दूर इसलिए होंगे क्योंकि हम पहले से जानते हैं, कक्षा 9 या 10 में आपने पढ़ रखा है कि सेम चार्जेस जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, और 2 नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे से दूर भागते हैं, ये भी रिपेल करते हैं। लेकिन यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक इधर नेगेटिव और इधर भी पॉजिटिव हो जाए तो भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम जानते हैं पहले से कि सेम पॉजिटिव या सेम नेचर वाले जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर जो भी इस रॉड को या जो भी हमने रबिंग किया था उसमें से कोई एक पदार्थ लेके आया और इस पर इसकी सुचालक छड़ों पर जब हमने टच कराया तो इसमें से आवेश ट्रेवल करके सारे के सारे इसमें से आवेश ट्रेवल करके इसमें आ जाएंगे, और यहाँ से होता हुआ इन सोने की पन्नी पर चला जाएगा। सोने की पन्नी के ऊपर जाने के बाद ये पूरी तरीके से आवेश उसके ऊपर वितरित हो जाएंगे, एक समान रूप से बढ़ जाएंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो ये दोनों जो छड़ें थी या दोनों जो ब्रिक्स थे, ये एक दूसरे के साथ सेम बिहेवियर होने के कारण ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर हो जाएंगे। तो ये जो ब्रिक्स अभी नॉर्मल दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर बाद ये ब्रिक्स एक दूसरे के साथ रिपेल करके इस अवस्था में आ जाएगा। जितनी दूर इसके बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, हम समझेंगे कि उस पर चार्ज या आवेश की मात्रा उतनी ही ज़्यादा थी। अगर कोई पदार्थ ए था, यदि इस पर 100 आवेश थे, मान लेते हैं कि या 10 आवेश ही मान के चलते हैं, जो जैसा कि हमने पिछली अभी एक्सपेरिमेंट देखा कि 10 आवेश आए थे, इन 10 आवेश की हिसाब से यदि ये चेक करें तो मान लेते हैं इतना जाता है। तो अगर कभी ये 50 आवेश आते हैं तो ये और ज़्यादा जाता, मतलब ये ब्रिक्स और ज़्यादा दूर आ जाते हैं, मतलब इनके बीच का इंटीरियर एंगल जो है वो बढ़ जाता। इससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी पदार्थ के ऊपर आवेश की मात्रा किस तरीके से है, या 2 पदार्थ ऐसे हैं जिन पर आवेश की मात्रा है तो उन दोनों में कंपैरिजन करके ये पता लगा सकते हैं कि किस पदार्थ के ऊपर आवेश की मात्रा ज़्यादा थी। तो इस तरीके से आज हमने ये सीखा कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ के ऊपर आ गया या नहीं आया ये क्या होता है। अब विद्युत आवेश, जैसा कि आपने यहाँ पर चैप्टर का नाम ही देख रखा है कि नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब हम जानेंगे कि इस आवेश के माध्यम से क्षेत्र किस तरीके से उत्पन्न होता है। आपने कक्षा 10 में इस चीज़ के बारे में पहले से जान रखा होगा, आपको शायद याद हो या नहीं याद हो, लेकिन हम आपको आज रिवीजन कराते हैं कि यदि कोई भी चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, यदि वो किसी स्थान पर स्वतंत्र अवस्था में पड़ा हुआ है, उस पर किसी दूसरे आवेश का कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो ये आवेश खुद भी अपना एक एरिया तैयार करता है। वो एरिया कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल के सेंटर में या अगल बगल कहीं पर किसी पॉइंट पर कोई चार्ज पड़ा हुआ है।
फुटबॉल के अंदर जो चार्ज पड़ा हुआ है, तो फुटबॉल का जो भी सरफेस तैयार होता है चारों तरफ से सराउंडिंग में, हम समझते हैं कि वो उस आवेश के कारण एक क्षेत्र तैयार हुआ है, उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई यहाँ पर एक चार्ज है, तो यहाँ पर भी एक चार्ज है, तो इस चार्ज के कारण इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बनता है जिसके अंदर अगर इस चार्ज को लाया जाए, इस चार्ज का मान लेते हैं कुछ ऐसा क्षेत्र है, तो अगर हम पहले क्षेत्र के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, ये आवेश आता रहता, जैसा कि आपने पिक्चरों में देख रखा है कि कभी ऐसा होता है कि कभी बाउंड्री लाइन पर कोई इलेक्ट्रिसिटी रहती है जो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जब उस पर क्रॉस किया जाता है तो ऐसा लगता है कि उस पर एक झटका लगा। ठीक ऐसा यहाँ पर जब एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव की तरफ जब बढ़ता है, तो शुरू में इसको कोई आभास नहीं होता कि इस पर इसके क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये कभी यहाँ फिर आगे बढ़ता है, फिर और आगे बढ़ता है, लेकिन एक ऐसी जगह आ जाती है जिसके बाद इस आवेश को ऐसा अनुभव होता है कि उसके ऊपर किसी ऐसे दूसरे आवेश का प्रभाव हो रहा है जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है या रिपेल कर दे रहा है। अगर ये सामने वाला भी नेगेटिव होता तो ये इसको रिपेल कर देता और दोनों फिर से दूर दूर जाने लगते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव होने के कारण जब ये वाला आवेश इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करता है तो ये तुरंत इसको अपनी तरफ खींच लेता है। इससे हम समझते हैं कि इस वाले आवेश का प्रभाव जो है इतने एरिया तक बना रहता है। अगर सेम एक्सपेरिमेंट इसको यहाँ से लाके करें तो इस बॉर्डर लाइन से, यहाँ से लाकर करें तो इस बॉर्डर लाइन से, यहाँ से लाकर करें इस बॉर्डर लाइन से, तो इससे एक बॉर्डर लाइन तैयार होता है। और ये बॉर्डर लाइन केवल एक अंगूठी या रिंग की तरह नहीं होता, एक स्फीयर की तरह होता है। उसके सराउंडिंग में हर एक तरफ, चारों तरफ होता है। ऐसा नहीं कि केवल एक रिंग तैयार होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चारों तरफ एक सराउंडिंग में एक स्फीयर बनाता है। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वो किसी दूसरे आवेश के आने का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को हम उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से एक बार, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वो किसी दूसरे आवेश के आने का अनुभव करता है, उसी आवेश को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब कल की वीडियो में हम लोग इसके आगे समझेंगे कि इस विद्युत क्षेत्र के क्या क्या यूज होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, विद्युत जो क्षेत्र होते हैं या इन आवेशों के क्या क्या गुण होते हैं, इन सभी के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब